क्या 2035 तक ताजमहल को तोड़ दिया जाएगा? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? साल 2018 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि या तो ताजमहल की मरम्मत करवा लीजिए या फिर इसे तबाह कर दीजिए। हालांकि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इसकी देखभाल में की जा रही लापरवाही के कारण कही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 30 सालों में ताजमहल को जितना नुकसान पहुंचा है उतना इसे पिछले 368 सालों में नहीं पहुंचा। इसके अलावा साल 2014 के बाद देश में मस्जिदों के खिलाफ कोर्ट में काफी पिटीशन दाखिल हुए हैं, जैसे कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद, काशी की ज्ञान व्यापी मस्जिद, जिन्हें हिंदू मंदिर मानकर कोर्ट में इनके डिमोलिएशन के लिए याचिका दाखिल की गई। इस कारण से दोस्तों इस समय देश में एक बहस से छिड़ चुकी है कि क्या पॉल्यूशन के कारण ताजमहल खत्म हो जाएगा या फिर इसका हश्र बाबरी मस्जिद के जैसा ही होने वाला है। आज के इस वीडियो में ताजमहल टूटेगा या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों ताजमहल के टूटने का पहला कारण बढ़ता पॉल्यूशन है। दोस्तों इस समय पूरी दुनिया पॉल्यूशन के रूप में एक बहुत ही बड़ी समस्या का सामना कर रही है। इस बढ़ते पॉल्यूशन के कारण ही ताजमहल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि ताजमहल मार्बल का बना हुआ है, जो कि एक कार्बन बेस्ड कंपाउंड है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर से तुरंत ही रिएक्शन करने लगता है। पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम ऐसे पार्टिकल्स को कहा जाता है जिनका साइज 2.5 माइक्रोन तक होता है। इस बारे में सीपीसीबी ने एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि साल 2002 से लेकर साल 2020 तक ताजमहल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मौजूद पीएम की वैल्यू 2.5 थी, तो वहीं 2020 तक एटमॉस्फेयर में इनकी वैल्यू बढ़कर 100 से भी ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा इस समय एटमॉस्फेयर में नैनो पार्टिकल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ये नैनो और पीएम पार्टिकल्स मार्बल के साथ तेजी से रिएक्शन करके इसमें सेटल होने लगते हैं, और इस कारण से मार्बल की सफेद बिल्डिंग का रंग लगातार पीला होता जा रहा है, जिसे मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। इस तरह से बढ़ते पॉल्यूशन का कारण है आगरा के आसपास लगातार विकसित होती इंडस्ट्रीज। ताजमहल के टूटने का दूसरा कारण इसकी जियोग्राफिकल सिचुएशंस भी है। दोस्तों ताजमहल की नींव बनाने के लिए उस समय के इंजीनियर्स ने लकड़ी का बेस तैयार किया था, जो हर समय यमुना की नदी के पानी के संपर्क में रहती है। इसे इस तरह से बनाया गया था कि लगातार पानी के संपर्क में बने रहने के कारण लगातार इसकी मजबूती बढ़ती जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यमुना के लगातार घटते वाटर लेवल के कारण ताजमहल लगातार जमीन में धंसता जा रहा है। इसके अलावा ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में आने वाले तूफान भी इसकी बर्बादी की दास्तां लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यही कारण है कि साल 2020 के मई में आए एक तूफान ने इसकी छत की रेलिंग को बुरी तरह से तोड़ के रख दिया, तो वहीं टूटा हुआ कुछ मटेरियल जमीन पर आकर भी गिरा था, जिसके कारण भी इसके फर्श को काफी नुकसान पहुंचा। अब आता है ताजमहल के टूटने का तीसरा और सबसे ज्यादा चर्चित कारण, धार्मिक भावनाएं। दोस्तों साल 2015 में उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई और कहा गया कि किसी जमाने में ताजमहल की जमीन पर एक हिंदू शिव मंदिर मौजूद था। इसके पीछे प्रोफेसर पीएन ओक की लिखी हुई बुक ताजमहल एक तेजु महालय मंदिर का रेफरेंस दिया गया है। इसलिए सभी को यही लग रहा है कि ताजमहल के साथ भी वही होने वाला है जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद के साथ हुआ। लेकिन दोस्तों अब फिर से उसी सवाल पर आते हैं कि क्या ताजमहल टूट जाएगा? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह की कोशिश अंग्रेजों ने भी की थी। जब अंग्रेज लड़ कर पूरी तरह से कंगाल हो गए थे, तब उन्होंने ताजमहल के मार्बल को बेचकर मुनाफा कमाने की प्लानिंग बनाई। इस तरह की बेवकूफी भरी प्लानिंग करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। लेकिन इस प्लानिंग के लिए सबसे पहले आगरा के लाल किले के कुछ पिलर्स की कुर्बानी दी गई, लेकिन अंग्रेजों को इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के ही भारी विरोध के चलते ताजमहल को तोड़ने का प्लान पूरी तरह से नकार दिया गया। इस कारण से यह कहा जा सकता है कि जब अंग्रेज ही अपने राज में ताजमहल की नींव को नहीं हिला पाए, तो क्या भारत के लोग पूरी तरह से इसका डिमोलिएशन करने में सफल होंगे? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ताजमहल को नहीं तोड़ा जा सकता, बल्कि इसकी सुरक्षा का इंतजाम पहले से ज्यादा कर दिया गया है। तो ताजमहल को बचाने के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में भी अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
दोस्तों, ताजमहल के टूटने का पहला कारण था पॉल्यूशन। तो सरकार ने ताजमहल के आसपास के 500 मीटर के एरिया में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरी तरह से बैन कर दिया है। तो वहीं यहाँ पर बायो और म्युनिसिपल वेस्ट को जलाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ट्रैफिक के कारण होने वाले पॉल्यूशन को रोकने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जा रहा है। तो वहीं इसके आसपास पूरी तरह से सीएनजी से चलने वाले व्हीकल्स को ही एंट्री दी जाती है। इसके अलावा सरकार ने यमुना नदी में बढ़ते पॉल्यूशन को रोकने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, सरकार ने यमुना नदी में गिरने वाले इंडस्ट्रियल और गंदे नालों को रिलोकेट करने का काम भी शुरू कर दिया है। ताजमहल के टूटने का दूसरा कारण था इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन। दोस्तों, जब ताजमहल को बनाया गया तब इंजीनियर्स ने इसकी मजबूती के लिए यहाँ की रेतीली जमीन की खुदाई तब तक की थी जब तक कि ठोस जमीन नहीं आई। फिर इसके बाद इसकी नींव में महोगनी की लकड़ी, लोहे का उपयोग करके इसकी नींव को भरा गया। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि इसे इस तरह से बनाया गया था कि यह लगातार पानी के संपर्क में बनी रहे और इसी कारण से इसकी मजबूती लगातार बढ़ती रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों में यमुना नदी के घटते जलस्तर के कारण इसकी मजबूती अब कम हो रही है और ताजमहल लगातार जमीन में धंसता जा रहा है। इसे बचाने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम ने एक सजेशन दिया कि यमुना नदी पर एक बांध बना दिया जाए ताकि ताजमहल के पास यमुना नदी के वाटर लेवल को बढ़ाया जा सके और उसे स्टेबल भी रखा जा सके। दोस्तों, अब यहाँ आने वाले तूफानों को रोक पाना तो संभव नहीं है क्योंकि ये तो प्रकृति की माया है और इस पर मानव का कोई जोर नहीं चलता। लेकिन फिर भी ताजमहल को होने वाले नुकसान को कम करने हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसके टूटने का तीसरा कारण इसकी धार्मिक स्थिति है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि जिस जगह पर ताजमहल बना हुआ है उस जगह पर पहले कोई शिव मंदिर नहीं था। हाँ, ताजमहल के बनने से पहले ये जमीन यानी आज से करीब 400 साल पहले एक राजपूत राजा जयसिंह के अधिकार में थी, जिसे शाहजहां ने कानून के हिसाब से राजा जयसिंह से खरीदा और इसके बदले जयसिंह को आगरा शहर में 4 हवेलियां भी मिली, जिसके दस्तावेज मुगल इतिहास में मिलते हैं। ऐसे दस्तावेजों में किसी भी मंदिर का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह जगह पूर्व में पूरी तरह से खाली थी, जिसे शाहजहां ने खरीदा था। इसके अलावा मुगल बादशाह शाहजहां और राजपूत राजा जयसिंह के बीच व्यापारिक रिश्ते भी थे, जिसके सबूत भी मुगल काल के रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। लेकिन मुगल काल के किसी भी रिकॉर्ड में इस जगह पर किसी शिव मंदिर का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। इस कारण से यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ताजमहल के साथ बाबरी मस्जिद जैसा हश्र नहीं होने वाला है। बाबरी के विध्वंस का कारण जहां एक तरफ धार्मिक भावनाएं रहीं, तो वहीं इससे जुड़े ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद थे, जो बाद में हुई आर्कियोलॉजिकल खुदाई में पूरी तरह से स्पष्ट हो गए थे।